नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और कल के लेक्चर में हमने लिथोस्फीयर के बारे में चर्चा की थी, अर्थात स्थल मंडल के बारे में। वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसी का सेकंड पार्ट आज हम आगे बढ़ाते हैं 2 मिनट का रिकैप करके कि कल हमने करा क्या था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे यूपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए भी। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा उसी के आगे थोड़ी बढ़ेगी और होपफुली आपको सारी बातें समझ में आएंगी, समझ में आई होंगी भी, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम लिख लेते हैं इसका लिथोस्फीयर पार्ट 2 और मैं आपको डायग्राम के जरिए कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आज का हमारा पार्ट 2 है। थोड़ी सी चर्चा हम कल की भी करेंगे। स्थल मंडल, तो कल हमने देखा कि स्थल मंडल कहते किसको हैं। कल नहीं, मैंने ख्याल से सैटरडे को, है ना। तो स्थल मंडल का मतलब है अर्थ के सॉलिड वाले पार्ट से पृथ्वी का जो ठोस भाग है। अगर हम पृथ्वी के सारे पानी को सुखा दें तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? एक टेट्राहेड्रन की तरह। कहीं पर उभार होगा पहाड़ों की तरह, कहीं पर प्लेन्स होंगे, कहीं पर प्लेट्यूज होगी, है ना, कहीं पर डिप्रेशंस होंगे जहाँ पर पानी भरा हुआ है। अभी अर्थ देखा जाए है तो पूरी तरीके से सॉलिड, लेकिन इसका 3/4 पार्ट जो है ना, इसका जो 72% वाला जो पार्ट है वो दरअसल ढका हुआ है किस चीज़ से? वाटर से। उसको कहते हैं हम जलमंडल। ठीक, लेकिन ओवरऑल अर्थ अपने आप में कैसी है? सॉलिड ही है। जैसे अगर हम मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मान लीजिए पहाड़ है, ये प्लेन्स है, ये प्लेट्यू है। चलिए फिर इतना बड़ा हमको एक बहुत बड़ा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओशन हो जाएगा। नदियाँ बहती हैं, झीलें हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेकिन 95% जो वाटर मौजूद है अर्थ के सरफेस पे वो ओशियंस में है। 5% बाकी सब में मिला के है। तो इस वाले पोर्शन को नाम दिया गया है क्या? ओशियनोग्राफी। इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओशियनोग्राफी अर्थात जलमंडल। तो कल हमने अर्थ के सॉलिड वाले पार्ट में चीज़ें देखी थी और समझने का प्रयास किया था कि कैसे कैसे रॉक सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म यानी कि स्थलाकृति की जो जो पहली श्रेणी है जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियंस आते हैं वो कैसे बनते थे। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और इसके सपोर्ट में 3 थ्योरीज थी, है ना। एक थी टेट्राहेड्रन थ्योरी 1875 वाली, एल ग्रीन ने दी थी जो, और इसी प्रकार से वैगनर ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने तो कई सारे राज जो अर्थ के अंदर छिपे हुए थे वो बाहर निकल के आए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी के फील्ड में, जियोलॉजी के फील्ड में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक मॉडर्न थ्योरी है जिसने हमें यह समझाने की कोशिश करी है कि अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ में किस प्रकार से हुआ है, यानी कि भूकंप का। और इसी प्रकार से वॉल्केनोस का, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का वितरण, इसी थ्योरी के बाद में समझ में आ पाया। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं हमारी कल रही थी। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जो सेकंड फॉर्म ऑफ लैंडफॉर्म है, ठीक है, यानी कि जो द्वितीय श्रेणी की जो स्थलाकृति है, द्वितीय श्रेणी की वो क्या क्या है? लैंडफॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म तो बन गया आपका ओशियंस और कॉन्टिनेंट। अब इन कॉन्टिनेंट के ऊपर जो चीज़ें बन रही हैं उनको हम सेकंड फॉर्म ऑफ लैंड ऑर्डर कह सकते हैं। इनमें भी कुछ एजेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे होते हैं। तो दरअसल आज की वीडियो का सारा जो केंद्र बिंदु है वो यही है, इन एजेंट्स पे ही है। ठीक, पहले मैं लिखूंगा एजेंट्स के नाम। नंबर 1, रिवर अर्थात नदियाँ। पूरे दुनिया में बहती हैं, हर कॉन्टिनेंट में आपको नदियाँ बहती हुई दिख जाएंगी। नंबर 2 हम लिख लेते हैं ग्लेशियर्स, यानी कि हिमाद्री, जो या तो पोलर रीजन में है या हाईलैंड यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में है, जैसे कि उत्तराखंड में भी है, हिमालयन वाले रीजन्स में है। नंबर 3 में लिखने जा रहा हूँ एयर, या ज्योग्राफी की भाषा में अगर मैं इसको कहूँ
तो एओलिन एक्शन कह सकते हैं। इसे कहा जाता है फ्लूवियल एक्शन, ठीक, और इसे कहा जाता है ग्लेशियल एक्शन। तो ये जो नदियां हैं जो बहती हैं किसी बिंदु से स्टार्ट होना शुरू करती हैं और जहां तक पहुंचती हैं, रास्ते भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम इनका चलता रहता है। शायद यही सेंटेंस मैंने अपने एक लेक्चर में बोला भी था, ठीक है। तो रिवर, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दो टाइप की हैं। एक है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूरब की ओर बहने वाली नदी, जो हमेशा क्या करती है, डेल्टा बनाती है। और एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, जो डेल्टा नहीं बनाती, कुछ और बनाती है, ठीक है, बताऊंगा क्या बनाती है। तो इन दोनों नदियों के जो सामने आने वाले जो लैंड मासेस हैं, उन पे कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा होता है, ठीक। देखते हैं कैसे। पहली बात, नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों के नाम, सिर्फ नाम लिखूंगा मैं। पहाड़ों में इसकी रफ्तार तेज है तो क्या बनेगी, वैली, और ये वी आकार की वैली होती है, ठीक, वी शेप वैली। वी शेप वैली नदी द्वारा किए गए अपर्दन का परिणाम है, ठीक। नंबर 2, आई शेप वैली, ये भी नदियों द्वारा किए गए अपर्दन का परिणाम है, अर्थात इरोजनल वर्क है नदी का। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किस सरफेस पे नदी बह रही है ये काफ़ी डिपेंड करता है कि उसकी हार्डनेस कैसी है। आई शेप वैली का निर्माण वहीं होता है जहां पर सरफेस काफ़ी हार्ड है और नदी हॉरिजॉन्टल इरोजन नहीं कर पाती, वर्टिकल कर पाती है। और इस केस में दोनों, हॉरिजॉन्टल भी करती है और वर्टिकल भी करती है, ठीक। तो आई शेप वैली का जो विस्तृत रूप है, यानी कि जो उसका जो बड़ा जो स्वरूप है, उसको हम क्या कह देते हैं, कैनियन कहते हैं। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनियन कहाँ है? नाम है उसका ग्रैंड कैनियन, जो कहाँ है, अमेरिका में। किस नदी पर बनता है? कोलोराडो। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है पहले, और ये वे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो रिपीट भी होते हैं, ठीक। तो बिल्कुल याद रखने जैसी बात है। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जो आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे कि क्या भारत में कोई नदी ऐसी है जो आई शेप वैली बनाती है और कहाँ बनाती है, आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। नंबर 3, एक तो हो गया, हाँ, आई शेप वैली हो गई, एक हो गया क्या आपका, कैनियन। इसी प्रकार नदी डेल्टा भी बनाती है जब समुद्र में पहुंचने वाली होती है। नंबर 5, फ्लड प्लेन बनाती है, अर्थात निक्षेप वाले करने वाले मैदान, फ्लड प्लेन, ठीक है ना, मैदान कह सकते हैं आप। हर साल नदी में बाढ़ आती है, हर साल उसमें सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते होंगे, और वो सेडिमेंट्स कहाँ हो जाते हैं, ज़मीन में क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गंगा यमुना अपने साथ कई सारा अवसाद लाती हैं, और बरसात के महीने में ये नदियाँ इतनी ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाती हैं कि इनके द्वारा लाए गए अवसाद वहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं, और ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। गंगा यमुना की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 6, वाटरफॉल, यानी कि जल प्रपात। भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र में बहने वाली कई सारी नदियां हैं जो बहुत ही मैजेस्टिक वाटरफॉल बनाती हैं। तो ये भी उन्हीं आकृतियों में से एक है जो नदी के द्वारा बनाई जाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दरअसल इन वाटरफॉल्स के नाम पूछ लेते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है, आप बताइएगा। इंडिया में किसका नाम आता है? सिंगल पॉइंट ड्रॉप वाटरफॉल किसको कहते हैं? नर्मदा नदी अपने मार्ग में बनाने वाले जो वाटरफॉल हैं उसका नाम क्या है, इत्यादि। तो ये नदी द्वारा बनाए गए क्या हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स यानी कि हिमाद्री। हिमाद्री को आप क्या समझते हैं? एक जमी हुई नदी समझिए, एक ऐसी नदी जो एक स्लोप में ठहरी हुई है लेकिन पानी उसका पूरा जमा हुआ है, ठीक, एक जमी हुई नदी जिसमें धीरे से धीरे पानी निकलता है और वो नदी का रूप ले लेता है। लेकिन ग्लेशियर्स जिस स्लोप में स्थित हैं उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक, और अपने मार्क्स में वो भी क्या कर रहे होते हैं, अपर्दन कर रहे होते हैं, अर्थात
इरोजन कर रहे होते हैं, तो इनके इरोजन करने की वजह से भी कुछ कुछ आपको आकृति देखने को मिलेगी। जैसे यू शेप वैली किसका उदाहरण हो जाएगा? ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए, के द्वारा हैंगिंग वैली यानी कि लटकती हुई घाटी। ठीक, लटकती घाटी। इसी तरीके से एस्कर्स का नाम सुना होगा आपने, इसी तरीके से मोरेन का नाम सुना होगा आपने। अगर नदी निक्षेपण कर सकती है और नदी अगर अपरदन कर सकती है तो दोनों काम ग्लेशियर भी कर सकती है। ठीक, तो ग्लेशियर के दो काम हैं। अगर मैं कहूँ यू शेप वैली किस चीज़ का उदाहरण है, अपरदन का या निक्षेपण का, तो आप मुझे जवाब बताइएगा कमेंट में। इसी प्रकार से एस्कर, मोरेन, ये भी ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली विभिन्न आकृतियां हैं। ठीक, यहाँ से यूपीएससी खास तौर पर इस तरह की चीज़ें पूछता है। ठीक, कि एग टोपोग्राफी किसको कहते हैं? आप देखिएगा इसको पुराने पेपर्स में, एग बास्केट टोपोग्राफी किसको कहा जाता है। तो ये तो हो गई ग्लेशियर्स के द्वारा बनने वाली भू आकृतियाँ जो विश्व के अलग अलग हिस्से में आपको दिखाई देंगी। ठीक, तीसरा जो एजेंट है हमारा उसका नाम है एयर यानी कि वायु। ठीक, एयर जिसको मैं विंड भी कह सकता हूँ और पवन भी कह सकता हूँ। तो आपके लिए सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड? वायु और पवन में क्या अंतर है बताइएगा लिखकर। तो वायु भी जो हमारे जो शुष्क भाग है, क्योंकि पृथ्वी का हर हिस्सा मॉइस्ट नहीं है, कई इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सूखे हैं, रेगिस्तान बना हुआ है। ठीक है, या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नहीं के बराबर बारिश होती है। तो क्या भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नहीं के बराबर या वर्षा होती ही नहीं है? बिल्कुल है। एक तो है आपका राजस्थान वाला इलाका। ठीक, राजस्थान वाला इलाका, खासतौर पे पश्चिम राजस्थान वाला इलाका, ये बिल्कुल ड्राई ड्राई वाला पार्ट है इंडिया का। इसी तरीके से ये वाले रीजन जो भी हैं ये भी काफ़ी ड्राई हैं, दे रिसीव्स ओनली मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये जो शुष्क वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे बहने वाली जो पवनें हैं ये जिस सरफेस पे टकराती हैं उसका अपरदन लगातार करती रहती हैं। तो पवन भी कई प्रकार की स्थलाकृति बनाने में सक्षम है और ये सबका निर्माण हमें रेगिस्तान वाले इलाके में देखने को मिलेगा। जैसे आप मुझे बताइएगा, सैंड ड्यून्स, बालुका कहते हैं इसको। इसी प्रकार से एक होती है, एग्जाम्पल है इसका मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, लैटिस। इस प्रकार की भू आकृति आपको एयर के द्वारा बनाई गई देखने को मिलेगी। कैसे इलाकों में? ड्राई रीजन में। ठीक, तो ये तीन एजेंट्स हैं जो अर्थ के सरफेस में लगातार बदलाव करते रहते हैं। ठीक, और इनकी वजह से कई कई भू आकृतियां बनती हैं। ठीक है, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट तो होंगे ही। तो इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी की शुरू से। ठीक, कल का जो हमारा लेक्चर होगा उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कल होगा आपका लेक्चर ओशियनोग्राफी में, अर्थात जलमंडल पर। जलमंडल हम इसको हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ठीक, तो हाइड्रोस्फीयर पे चर्चा की जाएगी जिसमें ओशियंस यानी कि महासागर, सागर, फिलहाल इन्हीं की चर्चा करेंगे। वैसे इसमें लेक्स और नदियां भी आएंगी, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। दरअसल ओशियन अपने आप में एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो विश्व की जलवायु
को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। ठीक, तो सबसे स्टेबल लैंडमास या कह सकते हैं कि ऐसी आकृति ओशियंस को माना गया, इसको मैरीन इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है। ठीक, इसको पूरा लेक्चर मत मानिए, आने वाले समय में हम इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर्स आप तक पहुँचाएंगे। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।